सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की रचना आत्मकथ्य। देखो, कक्षा अगर 10 की बात करें और CBSE सिलेबस की बात करें तो इनका चौथा पाठ है ये, और जयशंकर प्रसाद की बहुत ही अच्छी रचना है आत्मकथ्य। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि आत्मकथ्य किसकी रचना है, तो हमें याद रखनी है जयशंकर प्रसाद। ये रचना न कक्षा 10 के लिए अपितु अन्य परीक्षाओं के लिए भी जो सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है उनके लिए भी यहाँ से प्रश्न बनकर तैयार होता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो। तो इस कविता का हम अध्ययन करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। बार बार किताबें पढ़ते हैं, बार बार पासबुक पढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने सुना है कि आत्मकथ्य का जो हिंदी अनुवाद है, सरल व्याख्या है, सब अलग अलग बताते हैं। कोशिश की है कि सब अपने अपने हिसाब से जानने की कोशिश भी करते रहते हैं, परंतु सही अर्थ आत्मकथ्य के माध्यम से जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं वो तो उन्हीं की रचना के माध्यम से पता चलेगा। देखो, मुख्य बात मैं आपको बता दूं इस रचना में कि जयशंकर प्रसाद के साथ वाले कवि हैं बहुत सारे कवि। उन्होंने कहा कि तुम अपने विषय में कुछ आत्मकथा लिखो, परंतु जयशंकर प्रसाद ने मना कर दिया और प्रसाद ने आत्मकथा लेखन के विषय में अपनी मनोभावनाएं इस आत्मकथ्य में व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, जीवन में पता नहीं कितनी परेशानियां, बहुत दुख है, बहुत पीड़ाएं हैं। हर मनुष्य अपनी ही पीड़ाओं को अपने ही द्वारा लिखकर अपने आप को ही दुखी क्यों करना चाहता है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं दूसरों की रचनाएं पढ़कर मौन हो जाऊं। अगर मैं अपने ही बारे में लिखूंगा तो आप मेरे, जरूर पक्की बात है कि मैं आत्मकथा अपनी खुद की लिखूंगा, मेरे अंदर क्या पीड़ाएं, मनोदशाएं हैं, तो ज़रूर आपके विषय में भी उसके अंदर कुछ न कुछ तो होगा। तो कहीं आप उस चीज़ को जानकर अपने आप के लिए ही दुखी ना बन जाओ कि इस आज मेरी दुख का कारण हम खुद हैं। कहने का मतलब जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अगर मैं अपना दुख लिखूंगा तो मेरे दुख का कारण तुम किसको समझोगे? अपने आप को समझोगे, और अपने आप को समझकर तुम अपने आप का ही उपहास उड़ाओगे। देखो, मुख्य बात पर अगर हम ये रचना पढ़ते हैं आत्मकथ्य, तो इसमें मुख्य बात क्या की गई है मैं आपको एक दो लाइन में बता देता हूँ कि आत्मकथ्य कविता में प्रसाद जी ने आत्मकथा लेखन के विषय में अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की है। प्रसाद जी के मित्रों और प्रशंसकों ने उन्हें आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया। इस अनुरोध के उत्तर में प्रसाद ने इस कविता की रचना की है, और यह रचना हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांग में प्रकाशित की गई है। कवि कहना चाहता है कि जीवन मधुर क्षणों की कहानी है, और इस मधुर क्षणों की कहानी में कवि को कभी सुख नहीं मिला है। अब सुख नहीं मिला है तो वो दुख को बताकर क्या करेगा? अपने दुख को बताकर जग जाहिर करने से क्या होगा? अगर वह अपने दुख को लोगों को बताएगा तो उसको अपना महसूस करके लोग अपने आप में ही उपहास उड़ाएंगे, खुद दुखी होंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी इस आत्मकथा को लिखना नहीं चाहते हैं। आज वह उन मधुर स्मृतियों के सहारे ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। मित्र लोग आत्मकथा लिखवा कर उसकी कटु स्मृतियों को क्यों उधेड़ना चाहते हैं? कवि ऐसा कहता है, अपनी कथा सुनाने से तो अच्छा है कि वह औरों की कथा मौन होकर सुने। उसकी भोली आत्मकथा सुनकर कोई क्या करेगा? वह नहीं चाहता आत्मकथा लिखकर वह अपनी भूली हुई पीड़ाओं को जगाए। मतलब लेखक के जीवन में जितनी भी भूली हुई पीड़ाएं हैं उनको जगाना नहीं चाहता है। अब हम शुरुआत करते हैं इस आत्मकथ्य की पहली पंक्ति से। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो वह लिख डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। यहाँ तक का अध्ययन करेंगे हम। मधु कवि कहता है कि आत्मकथा लिखकर क्या करूं? एक फूल से दूसरे फूल पर एक भंवरा, मधुप का मतलब होता है भंवरा, गुनगुनाकर एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है, अपनी जिंदगी उसी में निकाल देता है।
क्या उसकी जो प्यास थी वह खत्म हुई? नहीं। वह एक फूल का रस चूसता है, दूसरे फूल पर चला जाता है। तो पहली पंक्ति का अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो ये होगा कि फूल से फूल पर भटकते भोरे का गुंजार क्या है? कभी तृप्त न होने वाली प्यास की करुण कहानी तो है। प्यास की करुण कहानी तो है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जो एक वृक्ष पर कभी घनी घनी पत्तियां लगी रहती थी वो आज मुरझा कर नीचे गिर गई है। ये भी उसकी करुण कहानी है। क्या है? करुण कहानी। मुरझाकर का मतलब होता है मुरझाना। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि डालों के मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कहानी सुना रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन इतिहास। इस अनंत बहुत जिसकी कोई सीमा नहीं हो नीलिमा, नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन इतिहास लिखे जा रहे हैं। डेली, रोजाना असंख्य इस नीले आसमान के नीचे पता नहीं कितने इतिहास लिखे जा रहे हैं। तब भी कहते ये लोग करते ही रहते हैं अपना मलिन उपास। और वो जो लिखने वाले हैं ना, वह लिख लिख कर अपनी ही दुर्बलताओं को लिखते रहते हैं और अपने आप में ही खुद का ही क्या बन जाते हैं? उपहास बन जाते हैं। अपने आप का ही बुरा खुद ही कर लेते हैं। तो चारों लाइन का अर्थ देखें। दोबारा बोल रहा हूं कि प्रसाद जी यहाँ कहते हैं कि जीवन में केवल एक बात करें तो ये व्यथा कथा है, पीड़ा की कथा है। फूल से फूल पर भटकते भोर का गुंजार क्या है? कभी तृप्त न होने वाली प्यास की करुण कहानी है। डालों के मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कथा सुन रही है। एक अनंत आकाश के तले धरती पर असंख्य जीवन पल रहे हैं। इन सभी की अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं। इन आत्मकथाओं को सार्वजनिक करने से क्या मिलेगा? तुम कहते हो, ठीक है, और ये करने से, सार्वजनिक करने से क्या होगा? इसको सार्वजनिक करने से लोग अपना ही उपवास करते हैं। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। कवि कहता है कि तुम सभी कवि, मेरे मित्र लोग, तुम कहते हो कि मैं आत्मकथा लिखूं, अपनी दुर्बलताओं को अपने ही हाथों लिखूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति, ये गागर रीति खाली गठरी जो मेरे जीवन की है, मेरे जीवन में दुर्बलताएं हैं, तुम कहते हो मैं इनको लिख दूं, और इनको लिखने के बाद अगर तुम पढ़ोगे तो तुम सुनकर सुख पाओगे। ऐसी मेरी दुर्बलताएं, मेरे अंदर जो पीड़ाएं, मेरे अंदर जो दुख हैं, मैं उनको लिखूंगा मेरी आत्मकथा के रूप में। क्या तुम इनको सुनकर सुख पाओगे? नहीं, कभी नहीं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मेरी आत्मकथा, मेरी दुर्बलता, मेरे दुख, इसको सुनकर तुम क्या करोगे? तुम सुनकर किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कहीं तुम ऐसा ना सोच लो कि इन दुर्बलताओं को लिखने वाला कौन है? मैं हूं। परंतु कवि अपने मित्रों से कहना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रस शून्य खाली सागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को अपराधी समझने लगो। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। दोनों का मतलब क्या होगा यहाँ पर? तुम सुनकर किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने, कहीं तुम मेरी दुर्बलताओं को सुनकर ऐसा महसूस ना करो कि मेरे जीवन में जितने भी सुख थे उनको समाप्त करने वाले ही तुम हो। अपनों को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, कि इसमें जो सुखपूर्ण रस था उस सुखपूर्ण रस को समाप्त करने वाले ही हम। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहते। यह विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं कैसे, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। मैंने अपनी भूलें, मैंने अपने जीवन में जो भूल की है, मेरे जीवन में मैंने जो गलतियां की है, मैं उन गलतियों को औरों को दिखलाऊं। मैं औरों को कैसे दिखलाऊं? दूसरों को नहीं दिखा सकता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मेरे जीवन में कभी उज्जवल रातें आई थी, सुंदर रातें आई थी मधुर चांदनी रातों में। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों में।
मेरे प्रिय की याद की बात करी गई है यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से प्रिय की याद आ रही है। कवि कहता है कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताए हुए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी किस बल पर सुनाऊं। वे खिलखिलाकर हंसते हुई की गई बातें अब एक असफल प्रेम कथा बन चुकी है। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित नहीं करना चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, उस मधुर चांदनी रातों में मैंने अपने प्रिय के साथ जो समय बिताया था, अरे खिलखिलाकर हंसते, हम खिलखिलाकर हंसा करते थे, होने वाली हम खिलखिलाकर हंसा करते थे, प्रेम पूर्वक बातें करते थे। हमारी वो प्रेम कथा अब समाप्त हो गई है। उस प्रेम कथा को सुनाकर मैं अपने आप को भी दुखी करूंगा और तुम्हें भी दुखी करूंगा। मेरे साथ क्या हुआ, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मैं उस प्रेम कथा के माध्यम से एक स्वप्न देखा करता था कि काश मेरे जीवन में भी एक सुख का क्षण है, परंतु मिला कहाँ वह सुख अब मिला कहाँ जिसका मैं स्वप्न देखकर जगा करता था। मैं दिन रात उसका स्वप्न, उसको अपनी यादों में बसाए रखता था, परंतु वह मुझे छोड़कर चली गई है। और उसके साथ क्या हुआ, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन में आते आते क्या होता है, आलिंगन का मतलब होता है बाहों में आना। वह मेरी जो प्रियतम है मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मुस्कुरा कर का मतलब होता है तड़पाना, इसका मतलब ध्यान रखें। मुस्कुरा का मतलब होता है तड़पाना, छोड़कर जाना। तो वह मेरे आलिंगन में आते आते मुझे छोड़कर भाग जाती है, जिसके अरुण कपोले, अरुण कपोल का मतलब होता है लाल गाल की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके लाल गालों की छाया में आज भी याद आता है मुझे कि उसके लाल लाल गाल थे, मोटे मोटे गाल थे। किसके, मेरी प्रेमिका के। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। सुबह उदय होने वाली जो उषा की लालिमा थी, वह भी देखो यहां पर इन दोनों लाइन का मतलब समझने की कोशिश करें। जिसके लाल लाल गालों की लालिमा, अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में लाल गाल की जो लालिमा थी, उस लालिमा से सुबह उषा भी उस लालिमा को लेकर अपने सुहाग के रूप में मांग भरा करती थी। वह इतनी सुंदर थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी। पाथेय मतलब रास्ते का जो खाना होता है उसे बोलते हैं। रास्ता कठिन रास्ता होता है, उसके लिए हम खाना लेके जाते हैं, उसे पाथेय बोलते हैं। पथिक मतलब यात्री होता है, पंथा का मतलब होता है रास्ता। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक के पंथा की। कहने का मतलब अब उसकी सिर्फ याद शेष रह गई है, और मुझ जैसे पथिक के लिए, एक मार्ग के लिए एक रास्ता है। कहने का मतलब है कि मैं अब उस रास्ते पर चल पड़ा हूं कि जिस रास्ते में मुझे मेरे प्रियतम की सिर्फ यादों का ही खाना बचा है। अब मैं उन यादों को याद करके अपना जीवन काट रहा हूं। शिवण को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। शिवण मतलब शिव ही, उधेड़ का मतलब उधेड़ना, कंथा का मतलब होता है गूदड़ी। मेरे जीवन की जो गूदड़ी है उसको तुम उधेड़ कर देखना चाहते हो। लाइन ध्यान से समझें। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गूदड़ी को उधेड़ कर मेरे व्यथित हृदय में झांके। मित्रों, आत्मकथा लिखकर मेरी वेदना में स्मृति को क्यों जगाना चाहते हो। कवि कहता है कि अब मेरे जीवन की जो व्यथा है वह भयंकर हो चुकी है। मैं उसको लिखकर बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कहानी कथाएं आज कहूँ। मेरा छोटा सा जीवन है, इसमें बड़ी समस्याएं आई हैं, दुर्बलताएं आई हैं, बड़ी पीड़ाएं आई है। मेरे साथ अपनी मनोदशाएं बेकार हुई है, मेरे साथ बड़ा दुख हुआ है। उस जीवन की छोटी सी कहानी को कहकर मैं तुम्हें कैसे दुखी करूं। क्या ये अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता। इससे तो अच्छा ये होगा मैं अपनी आत्मकथा कहूं, मैं अपने बारे में कहूं, मेरे अपनी दुर्बलताएं, मेरे दुख, मेरी चीज़ें, जो सारी चीज़ें हैं, मैं सबसे दुखी हूँ। मेरे जीवन में सुख का क्षण तो आया ही नहीं है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। और आप मित्रों मुझे कहते हो कि मैं अपने जीवन की आत्मकथा लिखूं। नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि मैं औरों की आत्मकथाएं सुनकर मौन रहूं, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। क्या तुम मेरी भोली आत्मकथा को सुनकर मेरे बारे में भला सोचोगे। नहीं, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है, मेरी मौन व्यथा सोई हुई है। एक बार इसका चारों पंक्तियों का मैं अर्थ एक बार वापस बोल देता हूं, ध्यान से सुने।
कवि कहना चाहता है कि उसका जीवन एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति की कहानी है। इस छोटे से जीवन को बड़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय तो उसका मौन रहना, दूसरों की यश गाथाएं सुनना ही अच्छा है। वह अपने मित्रों से कहना चाहता है कि वे उस जैसे भोले दुर्बल हृदय सदा छल जाते रहे व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करेंगे, उसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। इसके अतिरिक्त आत्मकथा लिखने का ये उचित समय भी नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं थक कर शांत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जीऊं। कहने का मतलब मेरे जीवन में नश्वरता ही नश्वरता है। मैं इस जीवन को नहीं जीना चाहता। मेरे अंदर के जो दुख हैं मैं उन्हें आत्मकथा के रूप में लिखकर आप लोगों को बताना नहीं चाहता। आप सभी को आत्मकथे जो रचना है इसका आपको हिंदी अर्थ समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से इस रचना का हिंदी अर्थ शुरू से लेकर अंतिम तक अवश्य सुने। जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर मनोदशा का वर्णन किया गया है कि उनके मित्रों, उनके करीबी लोगों ने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया, परंतु इस आत्मकथ्य को लिखकर उनको प्रत्युत्तर देना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर बड़ी नश्वरता है, बड़ी दुर्बलता है, बड़ी पीड़ाएं हैं, बड़े दुख हैं। इनको लिखकर मैं अपने आप को भी दुखी करूंगा और तुम लोगों को भी दुखी करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं मौन रहकर सारी चीज़ें सुनता रहूं, दूसरों की आत्मकथाएं सुनता रहूं और मेरी जो पीड़ाएं व्यथा है वह सो चुकी है, उनको जगाने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। आप सभी को यह आत्मकथा समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार फिर से शुरू से लेकर अंतिम तक देखें।